सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के फलादेश का संदर्भ लेकर के हम आपके सामने चलेंगे और देखेंगे कि 12वें भाव का स्वामी, जिसको त्रिक भाव का स्वामी कहा जाता है, आपके जीवन को कैसे रसमय नीरसमय बनाता है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं 12वां घर है क्या। एक्चुअली 12वें घर को व्यय भाव का, क्षय भाव का, भोग भाव का स्वामी कहा जाता है। 12वें घर से जानकारी किन विषयों की ली जाती है? 12वें घर से हॉस्पिटल और जेल खाना, 12वें घर से व्यक्ति का व्यय किस क्षेत्र में होगा, इस विषय के बारे में जाना जाता है। 12वां घर व्यक्ति के जीवन का आंतरिक अंग है, मोक्ष का घर है। 12वां भाव व्यक्ति के आंतरिक जीवन को दर्शाता है, यानी जो अंतिम समय होता है वो 12वां घर है। स्टार्टिंग लग्न है, अंतिम द्वादश भाव है। इस लग्न से लेकर 12 घरों तक की यात्रा को हम जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रहों से जान सकते हैं। दूसरा घर धन है, कुटुंब है, परिवार है। तीसरा घर मित्र है, बचपन है, बहुत सारी बातें। तो अब 12वें भाव का स्वामी जिस व्यक्ति का लग्न के अंतर्गत बैठा हो, क्षय और व्यय भाव के स्वामी को 12वें घर में अगर हम देखें तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा व्ययशील होता है, बहुत मीठा बोलता है, मृदुभाषी होता है। प्रायः वो विदेश में वास करता है, मतलब वह अपने देश में रहकर तरक्की नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे बार बार विदेश जाने का या विदेश में रहने का अवसर भी मिलेगा। द्वादश भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान करवाता है। 12वें घर का स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होगा, लेकिन उसका परिवार बहुत सुंदर नहीं मिल पाएगा, पारिवारिक सुख उसको नहीं मिल पाएगा। उस व्यक्ति का कोई संग देने वाला नहीं होता, परिवार के लोग उसका साथ नहीं देते, मतलब ये है। 12वें घर का स्वामी लग्न में हो तो व्यक्ति को कभी कभी निंदा का पात्र बनना पड़ता है, सामाजिक निंदा का। लोग ईर्ष्या करते हैं इस व्यक्ति से, और यदा कदा 12वें घर का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को स्नायु दौर्बल्यता दे देते हैं, नपुंसकता आदि दे देते हैं। तो प्रत्येक ग्रह का भिन्न भिन्न प्रकार होता है। यह व्यक्ति किसी न किसी विवाद में जरूर घिरा रहेगा। 12वें घर का स्वामी लग्न में होगा तो ऐसा आदमी झगड़े विवाद में घिरा रहेगा। प्रायः इसको गले के रोग, कफ के रोग, सिर के रोग, सिर पीड़ा, माइग्रेन इत्यादि के रोगों से भी पीड़ित होना पड़ता है। दुर्बल और धन एवं विद्या, इनका तालमेल सही नहीं होगा। अगर कमजोर होगा तो धन होगा, धन होगा, कमजोर होगा तो धन नहीं होगा, धन होगा तो शारीरिक कमजोरी बनी रहेगी। मतलब दुर्बल और धन, विद्या इत्यादि से हीन बताया जाता है, शास्त्र कहते हैं। द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में होने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबी जनों के साथ रह करके प्रसन्न नहीं रह पाएगा। जहां तक ज्यादातर कंजूस होते हैं, ग्रहों की अलग अलग अवस्था पे आपको देखना है। ये नहीं कि आप 12वें घर के स्वामी को दूसरे घर में देख करके किसी को कंजूस कह दो, ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी द्वादशेश यदि चंद्रमा है
तो व्यक्ति तटस्थ रहेगा, अन्यथा कंजूस होगा, कृपण होगा, बोलेगा योग्य भाषा। लेकिन इस व्यक्ति को चतुर भी कहा जाता है, शत्रु का विजेता भी कहा जाता है। इस व्यक्ति में देव भक्ति, देशभक्ति, धर्म नीति, गुण संपन्नता भी पाई जाती है। यह व्यक्ति अपने धन का जो खर्च है वो युक्त विषयों पर करेगा, अनावश्यक नहीं करेगा। द्वादशाधिपति यानी 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में होकर यदि मंगल हो, मान लो 12वें घर में मेष राशि हो तो मंगल हो जाएगा, मिथुन में दूसरे घर में। अगर धनु लग्न है किसी का तो 12वें का स्वामी मंगल हो जाएगा। मकर में तो भी धनु लग्न विशिष्ट रूप से और वृष लग्न, इन दो लग्न वालों को 12वें घर का स्वामी अगर दूसरे घर में बैठा हो तो सचेत रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्यों कि इसको दो तरह से नुकसान होता है। एक तो अग्नि से भय होता है, दूसरा इसको राजा से भय होता है, गवर्नमेंट से भय होता है, धन नष्ट होने का योग बनता है। और ऐसा जातक चारित्रिक दोषी होता है। प्रायः ऐसे जातकों को अनियंत्रित मति वाला भी कहा जाता है। अनस्टेबल ब्रेन, एकाग्रता नहीं होती। यह व्यक्ति बचपन में चतुर पद, 4 पैर वाले जानवरों के साथ अपैशुनता अथवा कुकर्म युक्त होता है। द्वादशेश अगर दूसरे घर में बैठा होगा तो ये कुछ बातों का कुंडली के उसमें निरीक्षण कर लेना चाहिए। तीसरा घर, द्वादश भाव का मालिक तीसरे घर में बैठा होगा तो तीसरा घर क्या है? भाई बंधु है, लेखन शैली है, छोटी यात्राएं हैं, हवाई यात्राएं हैं। जब तीसरे घर में होगा द्वादशेश तो भाई बंधु का सुख अच्छा नहीं होगा। अगर क्रूर ग्रह हैं तो भाई कम होंगे, पाप ग्रह हैं तो भाई नहीं होंगे। इस व्यक्ति को संतान और स्त्री आदि से खटपट सहना पड़ता है। तीसरे घर में द्वादश भाव का स्वामी बैठा होगा तो पत्नी और बच्चों से मानसिक अवसाद रहेगा। द्वादश भाव से चतुर्थ भाव, तीसरा भाव पड़ता है। तो द्वादश भाव का स्वामी तृतीय में होने से जातक थोड़ा स्वार्थी होता है और जातक के जो मित्र होते हैं वो भी स्वार्थी प्रकृति के होते हैं। व्यसन आदि करने वाले मित्र प्रायः ऐसे लोगों को ठगते हैं। 12वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठेंगे तो जातक को मित्रों से, व्यसन से सावधान रहना चाहिए। अत्यधिक सुख की अपेक्षा कलंकित कर देती है द्वादशेश तृतीय में बैठा होगा तो। द्वादश भाव का स्वामी 12वीं से पंचम में यानी चतुर्थ लग्न से चतुर्थ में सुख भाव में बैठेगा। ऐसा व्यक्ति सहखर्च बहुत होगा, जबकि शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा। ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, अच्छाई मिले ना मिले, दिखावटी करेगा और दिखावटी करेगा तो दुखी रहेगा, अपने पैसे का अनावश्यक व्यय करेगा।
शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी। ऐसा व्यक्ति खेती, किसानी और व्यापार से ज्यादातर जीविका करता है, ज्यादातर कृषि क्षेत्र से, गल्ला मंडी। पुत्र के कारण ऐसे जातक को मृत्यु का भय होता है। ऐसे जातक की मृत्यु पुत्र के कारण होती है। द्वादशेश चतुर्थ में हो तो एक जगह पर ऐसा लिखा है। क्यों? द्वादश भाव से पंचम भाव चतुर्थ भाव पड़ता है। प्रत्येक ग्रह का पंचम भाव पुत्र स्थान होता है। प्रत्येक भाव से पंचम भाव पुत्र भाव माना जाए तो मुझे लगता है कि द्वादशेश पंचम अर्थात द्वादश से पंचम हो तो पुत्र के कारण मृत्यु शास्त्र ने इसीलिए बताया कि व्यय भाव क्षय भाव के कारण द्वादशेश चतुर्थ में बैठेगा तो संतान से इस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का मानसिक क्लेश होकर के मृत्यु का कारण बन सकता है। हार्ट वगैरह से, चिंता से, व्यथा से। द्वादशेश का पंचम भाव यानी द्वादश से छठे भाव, 12वें से छठा भाव पंचम भाव लग्न से होता है। छठा भाव प्रत्येक भाव से शत्रु रोग ऋण का कारक होता है। ऐसे में जब द्वादशेश पंचम में बैठे तो जातक पुत्रवान होगा, जातक पितृभक्त होगा, लक्ष्मी का विलास विशिष्ट होगा, इसके पास पैसा काफी होगा, लेकिन शारीरिक सामर्थ्य कम होगा। शास्त्र कहता है इस व्यक्ति के अच्छे बच्चे होंगे, सतपुत्रवान, शुभ संतान से युक्त होगा। अगर शुभ ग्रह द्वादशेश पंचम में बैठा होगा तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। द्वादशेश अगर पंचम में बैठा है तो संतान अगर बुरा है तो संतान से दुश्मनी होती है, संतान ही इस व्यक्ति का धन नष्ट करती है। यदि पाप ग्रह हुआ तो संतान होगी ही नहीं, और अगर होगी तो दुष्ट पुत्र होगा। किसी किसी स्थान में दत्तक पुत्र भी ग्रहण करना पड़ता कई लोगों को। द्वादशेश पंचम में बैठा हो तो एडॉप्टेड संतान कदाचित लेनी पड़ सकती है। द्वादशेश पंचम में बैठने से संतान के कारण व्यक्ति को क्लेश भी रहता है, शोक भी रहता है। पाप ग्रह है अगर द्वादशेश, मान लो शनि, चंद्रमा, पापी चंद्रमा छठे बैठे हो तो भी आदमी को कृपण, कंजूस, धनवान बनाएगा। यह व्यक्ति निंदित प्रकृति का, यौनाचार इत्यादि से संबंधित गलत भोग, प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक भोग के कारण बदनाम होगा। नेत्र में कष्ट, शारीरिक और अल्पायु होगा। यदि द्वादशाधिपति यानी 12वें घर का स्वामी शुक्र है तो फिर जातक को बुद्धिमान कहा जा सकता है, लेकिन जातक पुत्र से सुख नहीं प्राप्त करता और जातक को नेत्र का रोग भी होता है। 12वें घर में अगर 12वें घर का स्वामी शुक्र है तो अवस्थाएं देखें। अब सप्तम स्थान पर अगर द्वादश भाव का स्वामी बैठा हो,
12वीं से अष्टम स्थान पड़ता है, सप्तम स्थान लग्न से। व्यय, क्षय, नुकसान, खर्च का स्वामी सप्तम स्थान गत हो तो ऐसा आदमी दिखावटी बहुत करता है, बोलता ज्यादा है और कैरेक्टरलेस होता है, दुष्ट चरित्र कहा जाता है। इस व्यक्ति की प्रकृति, नेचर थोड़ा निंदित होगा। कपट करना, झूठ बोलना, दुराचार युक्त होना, ये सब होगा। लेकिन ये घर का मुखिया व्यक्ति होता है क्योंकि खर्चने में आगे है। पाप ग्रह होने पर जातक की स्त्री का कष्ट सहना पड़ता है, यानी जातक के स्त्री की मृत्यु का भय होता है। और अगर शुभ ग्रह है, द्वादशे सप्तम बैठा है, तो वो अपनी रखैल को, यानी उसकी रखैल वेश्या कह सकते हैं, की मृत्यु होती है। शुभ ग्रह है तो वेश्या की मृत्यु होती है और अशुभ है तो पत्नी की मृत्यु का योग बनता है। एक यमन जातक लिखते हैं इसके ऊपर कि पाप ग्रह होने से वेश्या के द्वारा जातक को धन की प्राप्ति भी होती है। मतांतर से यह भी पाया जाता है कि जातक दुर्बल कफ जनित रोगों से पीड़ित और धन एवं विद्या से हीन भी हो जाता है अप्राकृतिक जीवन जीने से। द्वादश का सप्तम स्थान से बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंटेशन है। क्षय व्यय का क्षय व्यय मृत्यु अष्टम, द्वादश से अष्टम लग्न से सप्तम स्थान पड़ता है। इसलिए इस व्यक्ति का धन क्षय भी होता है। शुभ हो तो इस व्यक्ति को वेश्या से धन प्राप्त भी होता है। द्वादश भाव से आठवें घर में, द्वादशे से आठवें घर में होने पर शमशान भाव है आठवां। मुझे तो लगता है अगर द्वादशे षष्टम में जाएगा तो आदमी का अभाव मर जाएगा। हालांकि जातक को दरिद्री कहा गया है कई ग्रंथों में। द्वादशे षष्टम में हो तो जातक दरिद्री होता है, कार्य सिद्धहीन होता है, इस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस व्यक्ति का बुद्धि यानी स्वभाव सबसे बैर रखने वाला होता है और ये व्यक्ति अष्ट कपाली होता है, अटकपारी, जो व्यर्थ की सोच, इधर उधर की सोच दिमाग में जला भुना करता है, उसे अष्टकपाली कहते हैं। यदि शुभ ग्रह हो तो जातक धन संग्रह से युक्त कुशल होता, प्रियभाषी होता है, सर्वगुण संपन्न और धार्मिक भी होता है। द्वादशे नवम घर में होगा तो मुझे लगता है कि जातक तीर्थ में बहुत खर्चा करेगा या फिर तीर्थों के माध्यम से, ट्रेवलिंग के माध्यम से, धार्मिक स्थानों के माध्यम से अपने खर्च को चलाता है। और स्थिर वृत्ति का एवं गाय, भैंस, दुधारू पशुओं से युक्त व्यक्ति होता है। देव कार्य नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति तो फिर वो नुकसान उठाएगा। द्वादशे नवम में होगा तो शुभ ग्रह होगा तो जातक धन संग्रह में कुशल होगा। पाप ग्रह है तो उसके धन संपत्ति का निरर्थक व्यय होता है, यानी उसके व्यय ही भाग्य में आ गया, व्यय ही भाग्य में बैठ गया। संतान अथा स्त्री से इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा, बच्चे से और पत्नी से इस व्यक्ति की ज्यादा नहीं बनती।
आप लोग कह सकते हैं कि हमारी तो बनती है। भविष्य देखिए, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में जाइए। ज्योतिष का मतलब है फ्यूचर की बातें बताता है। द्वादशेश दसम स्थान कर्म स्थान पे बैठे तो जातक दूसरे की स्त्री की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। पवित्र धन संचय करेगा, पवित्र धन इकट्ठा करेगा और संतान युक्त होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति की मां, मदर कटुभाषिणी होती है। बिजनेस और किसानी से इस व्यक्ति को समय समय पर प्रचुर मात्रा में लाभ होता रहता है। द्वादशेश कर्म स्थान पे बैठने पर ये व्यक्ति खर्च करेगा, कमाएगा, खर्च करेगा, बहुत पैसा तो नहीं रुक पाएगा। द्वादशेश 11वें घर में होने पर क्या करेगा? 11वां घर आमदनी का घर है। 11वें घर में द्वादशेश होने पर जातक का शरीर कोमल होगा। अपने घर में रह करके ये श्रेष्ठ होगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। प्रधानता, मुख्यता, मुखिया, सरपंच, दान और धर्म में वृत्ति वाला व्यक्ति होगा, सत्य बोलने वाला व्यक्ति होगा और विख्यात होगा। द्वादशेश का 11वें घर में होना सब कुछ देता, लेकिन संतान का सुख कब होता है? इसलिए संतान अगर है भी तो सुख नहीं देगी, और नहीं है तो दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन प्रायः देखा गया है। अब 12वें घर का स्वामी 12वें घर में ही हो तो व्यक्ति के पास ऐश्वर्य, दिखावटी साधन सब होने पर आदमी एक पैसा खर्चा नहीं करेगा, कंजूस होगा, बुद्धिमान होगा, कंजूस होगा, जानवरों से बड़ा प्रेम होगा, पशुओं को इकट्ठा कर करके रखेगा, चिड़िया, पंछी, जानवर, कुत्ते, बिल्ली। और इसके पास जमीन का विशेष व्यापार भी हो सकता है, जमीन से इस व्यक्ति को लाभ भी होता है। यह व्यक्ति दीर्घजीवी कहा जाता है। मतों के अनुसार कुछ अंतर है, पाप कर्मा भी होता है और 12वें घर में 12वें घर का स्वामी बैठे तो मां का विरोधी भी होता है, क्रोधी भी होता है, संतान से दुखी भी होता है, और 12वें घर में 12वें घर का स्वामी बैठा हो तो परिस्त्रीगामी होता है। परिस्त्रीगामी कुछ ऐसे ग्रह से मंगल इत्यादि होने पर, शनि इत्यादि होने पर, और वहां पर कुछ पाप ग्रह हो तो फिर ये परिस्त्रियों के साथ अटैच्ड रहता है, अदर फीमेल्स के साथ अटैच रहता है, लिहाजा बदनाम परस्त होता है, सहखर्च, बदनाम परस्त। तो ये कुछ बातें हमने द्वादश भाव के पक्ष को लेकर के आपके सामने रखी हैं। और जाहिर सी बात है कि भाई व्यय भाव का स्वामी जहां जाएगा अपना बुरा असर तो डालेगा ही। तो वीडियो को समझें और देखें, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ फलादेश घटित हो रहा है? यदि हाँ तो भी हमें जरूर लिखें, कमेंट करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पर। तो ये श्रृंखला यहाँ पर एक बार फिर से आपके साथ हम संपन्न करते हैं, लग्न से द्वादशेश तक की चर्चा। आगे हम आपको ज्योतिष के अन्य तथ्य देंगे। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।